नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। पुलिस हम सबकी सुरक्षा के लिए है, हमारे संरक्षण के लिए है, लेकिन जब इसी पुलिस के व्यवहार और आचरण के ऊपर सवाल उठते हैं और एक बार नहीं बार बार उठते हैं तो पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है और इंसाफ के रखवाले ही इंसाफ के कटघरे में खड़े हो जाते हैं। ग्वालियर के डबरा में इंसाफ की आस में एक मां की मौत हो गई। 2005 में 3 युवकों को कथित तौर पर डबरा पुलिस अवैध रूप से उठाकर ले गई थी। बाद में 2 को जाने दिया, 1 को नहीं छोड़ा। 2007 में अखबार से घर वालों को पता लगा कि पुलिस ने मुठभेड़ में डकैत कालिया उर्फ ब्रिज किशोर को मार दिया। मां ने तस्वीर देखी तो शव पहचाना, ये उनके बेटे खुशहाली राम का था जिसे पुलिस ले गई थी। बाद में यह भी खुलासा हुआ कि डकैत कालिया तो जेल में बंद है। इसी आधार पर मृतक के परिजनों ने सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कानूनी लड़ाई लड़ते हुए मां चल बसी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अर्जी तो खारिज कर दी, लेकिन पुलिस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। सवाल है कि क्या किसी की कोई जवाबदेही है या नहीं है। इन भाई को पकड़ के लाई हमको, तो इनने हमको रखा 3 दिन करीब 3 दिन रखा बालकृष्ण और कालीचरण को। सो ये छोटे वाले भाई मझले वाले भाई को छोड़ दिया 2 दिन पहले। 3 दिन बाद मेरे को छोड़ा। खुशहाली राम को नहीं छोड़ा। मैंने कि सर खुशहाली राम को क्यों बंद करें? बोले उनको छोड़ देंगे हम 8-10 दिन में, हम छोड़ देंगे, किसी से कुछ बोलना नहीं। मैं कि ठीक है सर। मैं सर 4-5 दिन हो गए करीब, 4-5 दिन बाद मैंने कहा उनसे, बोले तू ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा आने की कोशिश मर गई, तेरे को भी बंद कर देंगे। पता पड़ा कि इनकाउंटर हो गया तुम्हारे भाई का अमर सिंह जाट के साथ। बोले नहीं ये तुम्हारा भाई नहीं है, डकैत है ये तो। हमारी माता जी और हमने दोनों ने ये पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की। 19 साल तक ये परिवार लड़ा। मृतक खुशहाली राम के मां की पिछले साल इंसाफ की बाट जोहते जोहते मौत हो गई। अब इस मामले को उनका बेटा बालकृष्ण लड़ रहा है। मजदूरी करते हैं लेकिन कहते हैं इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। अदालती लड़ाई में साबित हुआ है कि जिस डकैत के एनकाउंटर का दावा है वो जिंदा है और झांसी की जेल में बंद है। बालकृष्ण के परिजनों ने सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी, वो खारिज हो गई। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हुए। अब डबल बेंच ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। माननीय न्यायालय द्वारा डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान ये पाया कि उस खात्मा रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये पाया कि उस खात्मा रिपोर्ट को आज तक माननीय न्यायालय में निराकृत नहीं हुई है, क्योंकि जो जांचकर्ता अधिकारी था वो खात्मा रिपोर्ट के समर्थन में बयान देने ही नहीं गया है। हालांकि माननीय न्यायालय द्वारा ये पाया है कि शासन के जो तरफ है, शासन की ओर से इस प्रकरण में काफ़ी निष्क्रियता बरती गई है और उसके लिए उन्होंने जो हर्जाना सिंगल बेंच ने 20,000 रुपये लगाया था उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये हर्जाना लगाया है और जो जांचकर्ता अधिकारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। हाईकोर्ट ने पुलिस पर भी तल्ख टिप्पणी की। कहा ऑर्डर शीट से पता लगता है कि क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने में देरी हो रही है क्योंकि जांच अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्र 2012 से विशेष अदालत के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। वो एसपी दतिया के पद पर तैनात हैं। हैरानी की बात यह है कि 2012 से उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए 1 या 2 दिन का समय नहीं मिल पाया। ज्यादातर समय वो प्रतिनियुक्ति पर रहे लेकिन विशेष कोर्ट में पेश होने की परवाह नहीं की ताकि सत्र न्यायालय क्लोजर रिपोर्ट की जाँच कर सके। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से न्याय की प्रतीक्षा करते हुए दम तोड़ दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अभी तक 20,000 रुपए का जुर्माना भी नहीं भरा गया है। इस मामले ने पुलिस विभाग की असंवेदनशीलता और न्याय की मांग करने वालों के लिए न्यायपालिका की चुनौतियों को भी उजागर किया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ग्वालियर से अपने सहयोगी देव शिमाली और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, एक तरफ तो न्याय का इतना लंबा इंतजार, उसके बाद सीबीआई जांच की मांग भी खारिज, जुर्माना लगाया गया 1 लाख रुपया, लेकिन जो चले गए क्या उससे वापस तो आएंगे नहीं? और अब आगे परिवार क्या करेगा? क्योंकि हाईकोर्ट से तो उनको लगता है कि सीबीआई जांच की जो मांग थी वो तो उनको उस पर राहत तो नहीं मिली है। बिल्कुल अखिलेश जी, ये परिवार में अब बचा ही कौन? माँ चली गई, 15 सालों से 16 सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी। एक भाई बचा है जो बेलदारी यानी मजदूरी करता है, कभी डबरा में, कभी दतिया में, कभी ग्वालियर में, लेकिन उसका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर केस लड़ेगा। हम और आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना पैसा और कितना वक्त लगने वाला है। वो वकील जो है वो उनकी आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं कानूनी लड़ाई लड़ने में, लेकिन एक शख्स मर जाता है
अदालत आदेश देती है कि आप 20,000 रुपये का जुर्माना भरिए। उस न्याय व्यवस्था को सोचिए जहां 20,000 रुपये का जुर्माना नहीं भरा जाता और हाईकोर्ट फिर कहती है कि नहीं 1 लाख रुपए का जुर्माना भरिए। आपने ठीक कहा कि इससे वो शख्स तो वापस आएगा नहीं और जो सीबीआई जांच की मांग थी उसको भी खारिज कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि जिस शख्स को मार डाला गया एक डकैत बताकर, वो जो डकैत है वो तो अभी भी झांसी की जेल में बंद है। तो क्या न्याय व्यवस्था ऐसी है कि एक आदमी की मौत पर या उसकी हत्या कह लीजिए उस पर 20,000 रुपये और वो भी भरा ना जाए, और अब तल्ख टिप्पणी की फटकार लगाई, उसके बाद 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया, लेकिन आगे की जांच या सीबीआई जांच ये कहकर कि बहुत लंबा वक्त हो गया, इसकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। हालांकि परिवार का कहना है कि वो इस लड़ाई को और बड़ी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट तक में ले जाएगा। शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। और ऐसा ही एक मामला 2017 का भी है, जब राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। पुलिस का और 2020 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में यही दावा किया गया था, लेकिन आनंदपाल के परिवार, समाज और वकीलों ने यह बात नहीं मानी। उनका कहना था कि आनंदपाल ने सरेंडर किया था। इस मामले में राज्य में काफ़ी प्रदर्शन भी हुए थे और अब एसीजे सीबीआई कोर्ट ने यह कह दिया है कि यह फर्जी मुठभेड़ थी और पुलिस अफसरों ने आनंदपाल की हत्या की थी और इसमें शामिल एसपी, एएसपी और डीएसपी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। देखते हैं हर्षा कुमारी सिंह और मुबारक खान की रिपोर्ट। गैंगस्टर आनंदपाल की 2017 में मौत हुई थी। पुलिस का दावा था कि वो मुठभेड़ में मारा गया था। 2020 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में भी यही कहा गया था, लेकिन अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की उस क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों पर हत्या की धाराओं पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले पर राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बयान दिया है। आनंदपाल मामले की जांच सीबीआई के पास थी और सीबीआई ने उस प्रकरण में जब एफआईआर सीबीआई कोर्ट में पेश की, तो सीबीआई कोर्ट ने उस एफआईआर को नामंजूर करते हुए मेरी जानकारी में यह आया है कि कोई निर्णय किया है। तो जब तक मैं उस निर्णय का अध्ययन नहीं कर लूं, तो निर्णय की कॉपी मैंने मंगाई है, उसकी अध्ययन करने के बाद मैं आगे विस्तार से आपको बता पाऊंगा। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था, एसओजी को आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल उर्फ विक्की की जानकारी मिली। रुपेंद्र पाल ने पूछताछ में आनंदपाल का ठिकाना बताया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुरू जिले के मालासर गांव लाती है, जहां आनंदपाल छिपा होता है। फिर पुलिस उस घर की घेराबंदी करती है। आनंदपाल छत से पुलिस पर फायरिंग करता है। 45 मिनट तक पुलिस और आनंदपाल के बीच फायरिंग होती है। कमांडो सोहन सिंह और आनंदपाल में आमने सामने फायरिंग हुई, जिसमें आनंदपाल सिंह मारा गया। लेकिन आनंदपाल के परिवार का कहना कुछ और ही था। उसकी पत्नी राज कंवर ने दलील दी है कि पुलिस आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल को मालासार गांव लाई। वहां आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। आनंदपाल सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे पीटती है, जिससे उसके शरीर पर 22 चोटें आईं। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई। इसके बाद विद्या प्रकाश, सूर्यवीर और कैलाश ने 11-12 गोली मारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि गोली 2 से 5 फुट की दूरी से चली। पुलिस की रिपोर्ट में विद्या प्रकाश एनकाउंटर के समय छत पर नहीं था, पर विद्या प्रकाश की गोली के खोल छत पर एफएसएल टीम को मिले। हमारे जो लाखों लोग हैं, जो हमारे समाज के या भाई साहब को पसंद करने वाले 36 कौम के जितने भी भाई लोग हैं, जिन्होंने साम्राज्य आंदोलन लड़ा था, न्याय की मांग जो उन्होंने की थी, और आज वो न्याय हमें मिला है, हमें न्याय की पहली सीढ़ी मिली है, तो हम सभी लाखों जो परिवार समाज के लोग हैं सभी खुश हैं। हम लोग भी जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से आपके द्वारा कि जो दोषी अधिकारी है उनको सजा होने दें, उनको बचाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो दोषी होता है वो दोषी होता है, उसमें आप भागीदार न बने तो ज्यादा बढ़िया है। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में एसीजीएम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं और इस पूरे मामले को लेकर प्रसंज्ञान लेते हुए आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ 302 की धाराओं सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश जारी किए हैं। तो वहीं ये तमाम पुलिस के अधिकारी अभी राजस्थान पुलिस में कई बड़े पदों पर कार्यरत हैं
और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी। जयपुर से मुबारक खान के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं। हर्षा, इस मामले में भी न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और जैसा हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि ये जो अधिकारी जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाने की बात कही गई है, ये अभी राजस्थान पुलिस में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसे करने से, चलाने से क्या न्याय जो है या मुकदमा कहीं प्रभावित तो नहीं होगा, कहीं इस पर असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब सीबीआई ने इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया है और एसीजीएम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्याय में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन उसके अलावा अखिलेश, मैं ये कहना चाहूंगी कि आनंद पाल का जो ये पूरा एनकाउंटर था, आप इसको सिर्फ न्याय प्रणाली के अंदर सीमित होकर ना देखिए, इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिपरकशन भी रहा है। आप जानते हैं कि जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, वसुंधरा सरकार प्रेशर में आई थी। इनफैक्ट जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें राजपूत वोट बैंक का कहीं ना कहीं उनसे शिफ्ट हुआ था और वो बाई इलेक्शंस हार गई थी और अल्टीमेटली जाके वो इलेक्शन भी हारे थे क्योंकि आनंद पाल के जो रिलेटिव थे वो ओपनली जाके कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे। वो सब इलेक्शन हमने कवर किया था। तो जो आनंद पाल का मुद्दा है, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज भी राजस्थान में एक ज्वलंत मुद्दा है और इसके पॉलिटिकल रेपरकशंस जरूर होंगे। अब 16 अक्टूबर को जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अगर अपील की गुहार लगाते हैं और उनकी अपील आगे जाती है तो किस तरह से इसका रिसेप्शन रहेगा, ये देखना आगे होगा। जी, शुक्रिया आपका हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। और राजस्थान का ये मामला अकेला नहीं है। 2020 में जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मी दंगा विरोधी वर्दी पहने 5 लोगों को लातों से मारकर उनसे वंदे मातरम और राष्ट्रगान गाने को कह रहे हैं। बाद में इन्हीं में से एक 23 वर्षीय फैजान की मौत हो गई। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैजान की हत्या के मामले को सीबीआई को सौंप दिया। इस मामले में फैजान की मां किस्मतुन ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने बेरहमी से उनके बेटे की पिटाई की, फिर उसे मेडिकल सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी पर चर्चा करने के लिए शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। शुभांग, इस पर साफ तौर पर जो प्रथम दृष्टया कह सकते हैं कि मामला जब आगे जांच के लिए सौंप दिया गया है तो जो शुरुआती जांच है, जाहिर सी बात है कि उस पर तथ्य दिखे हैं, संज्ञान लिया गया है, इसीलिए आगे की कार्रवाई की बात हुई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हाई कोर्ट ने भी इस बात को कबूला कि दिल्ली पुलिस की जो जांच अभी तक की गई है वो अधूरी है और साथ ही गैर कानूनी भी फिलहाल मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक 4 साल हो चुके हैं लेकिन आखिरकार कौन वो पुलिसकर्मी थे उनकी पहचान दिल्ली पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। साथ ही जो आरोपी, साथ ही जो विक्टिम है, जो मृतक है, उनका माता का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी और याचिका इस बात को लेकर के थी कि जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी जाए, जिस बात को हाई कोर्ट ने मान लिया और जांच को सीबीआई कोर्ट को सौंप भी दिया है। दरअसल कुछ 5 लोगों का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा था, साथ ही उनसे कहा जा रहा था कि वो नेशनल एंथम गाएं और वंदे मातरम गाएं। तो इसको लेकर के फिलहाल 4 साल हो चुके हैं लेकिन जो दिल्ली पुलिस की जांच है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में फैजान जो है उसे अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं मिली है। फैजान की जो माता है उनका कहना है कि वो चाहती हैं उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ पर किसी तरीके के जो भी पुलिसकर्मी जो थे जिनको सज़ा मिलनी चाहिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। पुलिस वालों की पहचान हो, जिसको देखते हुए सीबीआई को फिलहाल ये केस अब सौंपा जाएगा। जी, शुक्रिया आपका शुभांग इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल ये कि क्या पेरिस ओलंपिक में भारत तोड़ेगा पदकों का रिकॉर्ड? पेरिस ओलंपिक खेलने गए भारतीय खिलाड़ियों से देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं। देशवासी ये उम्मीद कर रहे हैं कि खिलाड़ी इस बार ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेकर वापस आएँ। तो ऐसे में सवाल यही, क्या भारत पेरिस ओलंपिक में पदकों का रिकॉर्ड तोड़ेगा? अदानी समूह लगातार कामयाबी की कहानियां लिख रहा है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का अप्रैल-जून की तिमाही में शानदार प्रदर्शन रहा है।
कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 47% बढ़कर 5,379 करोड़ हो गया। 1,628 करोड़ का ईबीटा सालाना आधार पर 29.7% बढ़ा। एडजस्टेड पीएटी यानी टैक्स के बाद का मुनाफा 315 करोड़ का सालाना आधार पर 73% बढ़ा है। इसी तरह अदानी ग्रीन एनर्जी ने पहली तिमाही के मजबूत नतीजे घोषित किए। ईबीटा 2,374 करोड़ रहा, जो 23% अधिक है। इसने खावड़ा में 350 मेगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की और भारत का सबसे बड़ा 5.2 MW विंड टर्बाइन जनरेटर लगाया। वैकल्पिक बिजली के सेगमेंट में इसने FTSA रसेल ESG असेसमेंट में तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि 5.0 का टॉप गवर्नेंस स्कोर भी मिला है।